अब हम लोग चल रहे हैं अपना क्विज शुरू करने और बार बार आप लोगों से हाँ ये देखिए आप लोगों को बता ही दिया गया कि ये क्विज स्पेशली किसके लिए किया था है, तो बोलिए इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधा कहाँ करंट से और वर्क अपना हाँ बिल्कुल को बता ही दिया है। तो चलिए आइए देखें हम लोग टास्क में क्या पढ़े थे। कल हम लोग टोटल क्रिकेट का पढ़ लिए थे और आज हम लोग देखिए टोटल एक बैडमिंटन पढ़ना था, एक कुश्ती पढ़ना है और एक हॉकी पढ़ना नहीं कर लेते हैं। तो चलिए आइए तब कल वाले क्वेश्चन से पूछते ही बताइए फटाक से ईरानी ट्रॉफी 2022 को किस बहुत बढ़िया ईरानी ट्रॉफी को बहुत बढ़िया एक ही दिन में खा गए आप लोग। अरे सौराष्ट्र जो बोले उनका सब सही है, ठीक है सौराष्ट्र सही है। काहे रवि जी आप क्या कर दिए और आप आशुतोष जी और नील बट्टा सन्नाटा मार दिया ना। चलिए कोई बात नहीं बहुत बढ़िया। अब आप बहुत बढ़िया अब चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है दीपक जी। तो ईरानी ट्रॉफी तो बोलिए दिए ना, तो आप हम ये बताइए विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है। अरे लाजवाब मध्य प्रदेश कालू रामापुल है ना, सीधा 50 लाख आपको भी 50 लाख बोलिए। हाँ अच्छा हाँ बहुत सुंदर सही बोले हैं हाँ बहुत बढ़िया। हाँ विजय हजारे वो किसने जीता जी, सौराष्ट्र जीता है। और ईरानी ट्रॉफी हम किसको बोले हैं, ना ना ईरानी ट्रॉफी गलत हो, ईरानी ट्रॉफी जानते हैं शेष भारत जीता है, ठीक है बहुत बढ़िया आप बिल्कुल सही थे। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है, शेष भारत में, बहुत बढ़िया। तो जस्ट अगला क्वेश्चन आपसे जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जस्ट आपका ये रहा है बहुत सही बताइए IPL 2022 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले प्लेयर का नाम बताइए। अच्छा वाह बहुत लाजवाब है। ये जो है कौन है IPL 2022 में, तो बिल्कुल सही एकदम सही है। ओहो नहीं उनका भी एक जगह सही बता रहे। सुनिए क्वेश्चन सुनिए, अरे नोबडी विल स्पीक। सुनिए IPL 2022 में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है, युजवेंद्र चहल। और यही कहते हैं कि IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है, DJ ब्रेवो। तो DJ ब्रेवो किस देश का है, वेस्ट इंडीज का। और किसको पीछे छोड़ा है, लसिथा मलिंगा को। लसिथा मलिंगा किस देश का है, श्रीलंका का, बहुत बढ़िया। तो जस्ट ये बताइए रणजी 2022 को क्या बोले हैं, रणजी 2022 को किसने जीता है जी, MP किसको हरा कर, मुंबई को हरा कर, बहुत बेहतर मुंबई को हरा। मुंबई बताइए अब तक कितना बार जीता है रणजी को, 41 बार। यानी कि सबसे अधिक बार अगर हम कह दें कि रणजी को जीतने वाला कौन है बाबा, तो बस अपना मुंबई है, कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल अपना मध्य प्रदेश का ही फर्स्ट टाइम है, बहुत बढ़िया। तो जस्ट हाँ IPL का शुरुआत 1934 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये बताइए कि दिलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है। हाँ बहुत सुंदर लाजवाब बहुत बढ़िया। दिलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीता है, पश्चिमी भारत किसको हरा करके, दक्षिणी भारत को हरा करके, बहुत बढ़िया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कल वाले से रहा एक आप लोगों से ये है कि बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछे कि जो लोग तो सब बताइए देगा, क्रिकेट देखते हैं लोग। चलिए आइए एक नॉर्मल क्वेश्चन बता दीजिए। ये बताइए ICC नहीं एशिया अंडर 19, एशिया अंडर 19 कब हुआ है, कहाँ हुआ है, एशिया अंडर 19 कब है, हाँ एशिया अंडर 19 बहुत बढ़िया। एशिया अंडर 19 कहाँ हुआ जी, अच्छा बांग्लादेश में हुआ है। सही तो बोल रहे हैं, सब तुमको घबरा देगा यार। एशिया अंडर 19 जो देखिए बड़ा दुख होता है, सब यहाँ पर सब लोग क्रिकेट देखने वाले हैं ना। अरे बहुत सुंदर तरुण, यही कमी था,
एशिया अंडर 19 न्यूजीलैंड में काहे होगा हो? एशिया अंडर 19 की जब हम बात करते हैं, देखिए एशिया अंडर 19 यूएई में हुआ है, ठीक है। एशिया अंडर 19 कब कहाँ हुआ? यूएई में हुआ है। तो ये बताइए एशिया अंडर 19 को किसने जीता है? अच्छा, एशिया अंडर 19 किसने जीता है? भारत। बहुत सुंदर, लाजवाब, ठीक है। किसको हरा कर? नहीं, श्रीलंका को हरा कर, ठीक है। किसको हरा कर? श्रीलंका हरा। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, तो कल का थोड़ा सा, हाँ प्रस्तावित वहीं था लेकिन वहाँ पर है ना। तो ये आप लोग क्या जी, कल हो जानते हैं किसकी बात करते हैं, जो आज का जो टास्क है हम लोग उसको बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग कितना से कितना पढ़ना था जी? 93 से था, 93 से था, 93, 94, 95, 96 और 97 पेज तक पढ़ना था ना। 97 पेज तक पढ़ना। देखिए डेली आप लोगों को 5-5 पेज अपना क्या है ऑटोमेटिकली पढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए जब हम 93 की बात करें तो शुरुआत सीधा किससे होता है? शुरुआत बहुत हॉकी से। जब हॉकी से शुरुआत हुई तो क्या किया जाए? बुक को रख दिया है और ईमानदारी पूर्वक आप लोग चलिए अब जवाब देने के लिए क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताइए 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जितना बोल रहे हैं सब किसका? हॉकी का बोल रहे हैं, ठीक ना। जितना ही बोले सब किसका बोल रहे हैं? हॉकी का बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? 12वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 पहले बताइए कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। बहुत सुंदर, कहाँ? भोपाल में हुआ है। इसको किसने जीता है? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। इसको जीता है हरियाणा। किसको हरा कर? तमिलनाडु हरा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए 12वां, बहुत सुंदर, 12वां सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, ये भी हॉकी का, जितना बोल रहे सब हॉकी का, ठीक है। तो ये बताइए कि इसको, ये भी 12वां संस्करण था, तो ये कहाँ हुआ है? ये भी भोपाल में ही हुआ है। अब बहुत बढ़िया। इसको किसने जीता है? इसको जीता है उड़ीसा ना, कर्नाटक को हराकर, ठीक है। इसको किसने जीता है? उड़ीसा, कर्नाटक को हराकर। बहुत बढ़िया। तो अगला यश बताइए, हम आपके स्क्रीन पर ये रहा FIH5S, ठीक ना। क्या बोले हैं? FIH5S। पहले ये बताइए गेम कहाँ पर हुआ है? देखा, FIH5S कहाँ हुआ है? बहुत बढ़िया। FIH5S कहाँ हुआ है जी? बड़ा दुख हो रहा है। FIH5S आपको स्विट्जरलैंड में ना हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ। तो ये बताइए कि FIH5S को किसने जीता है? बहुत सुंदर, भारतीय हॉकी टीम ने। किस देश को हराकर? किसको? पोलैंड को, ठीक है। किसको? पोलैंड को। तो ये बताइए FIH5S महिला, ठीक है, क्या बोले हैं? FIH5S महिला को किस देश ने जीता है? उरुग्वे जीता। वाह, लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट आप ये बताइए, ये भी अपना बोल दीजिए। अगला जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए FIH हॉकी, ठीक बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। तो क्या बोले हैं जी कि FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप, ठीक ना, 2021 को किस देश ने जीता है? नीदरलैंड। बहुत सुंदर। किस देश को हराकर? जर्मनी को हराकर। और ये हुआ था कहाँ पर? हाँ बताओ, ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। क्या बोले हैं कि अगर यही कहते हैं FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप 2021 कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। किस देश ने जीता है? नीदरलैंड। अरे लाउडली स्पीक। कहाँ, किसने जीता था? नीदरलैंड। किसको हराकर? इतना देह तोड़ेंगे सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। जर्मनी को कर, जो बोलते हैं फटाफट देखिए, जहाँ पर रिपीट बोलते हैं मुंह से बोलने के लिए उसको बोलिए, बोलने से और ज़्यादा मतलब बोलिए, याद होगा, ठीक है। बढ़िया। तो FIH5S हो गया ना जी। तो जस्ट अगला आप जानते हैं कि बताइए, सॉरी FIH जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ। तो अगला, हाँ ये बताइए पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप 2022, पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप 2022 कहाँ हुआ है? हाँ नहीं, पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप अब जानते हैं हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। तो बताइए, ठीक है। तो क्या बोले? हाँ, तो इसको जीता है कौन जी? बहुत साउथ कोरिया ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर, ठीक है। और यही हम कहते हैं कि महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये कहाँ पर हुआ है? सही में? क्या मलेशिया में? थाईलैंड में। बहुत सुंदर। कहाँ हुआ है? महिला हॉकी एशिया कप। हाँ, महिला हॉकी एशिया कप ये कहाँ हुआ है जी? ये हुआ है ओमान के राजधानी मस्कट में, ठीक है।
तो ये बताइए कि महिला हॉकी एशिया कप को किस देश ने जीता है? जापान ने। बहुत सुंदर। किस देश को हराकर? साउथ कोरिया। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। तो हम लोग क्या देख लिए? सीनियर अपना पुरुष वाला देख लिए, सीनियर महिला वाला देख लिए, फिर अपना एशिया पुरुष देख लिए, एशिया महिला देख लिए, FIH 5S देख लिए, FIH 5S देख लिए ना। फिर उसके पश्चात में क्या बोले? FIH, ठीक ना, कल FIH जूनियर विश्व कप हम लोग अपना देख लिए हैं, देख लिए हैं। तो चलिए तो बता दिए FIH जूनियर विश्व कप को किस देश ने जीता है? नीदरलैंड। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया। अगर साउथ अफ्रीका बस याद करो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर यही जस्ट हम आपको अगला क्वेश्चन ये कह दें कि बताइए कि बराहवा जूनियर महिला विश्व कप को, सॉरी, बराहवा सीनियर महिला विश्व कप को किसने जीता है? राष्ट्रीय बोल रहे बाबू, बराहवा सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? ये सब जस्ट अभी क्वेश्चन मतलब माइंड में। बहुत बढ़िया। बराहवा जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? MP में हुआ है। और इसको जीता है किसने? उड़ीसा ने। किसको हराकर? कर्नाटक को। ठीक है, तो जब बोल दिए तो कम से कम अब तो याद हो जाना चाहिए बाबा। ठीक है, तो ये बताइए FIH क्या बोले? FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप, ठीक ना, सॉरी, FIH महिला विश्व कप, इसका आयोजन पहले कहाँ हुआ आप लोग ये बताइए? FIH महिला विश्व कप ना। हाँ, आयोजन कहाँ हुआ? लाजवाब, बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख। हाँ हाँ, हम नहीं बोले, तू बताओ। हाँ, बहुत सुंदर। इसका आयोजन स्पेन और स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन और स्विट्जरलैंड में। और ये बताइए FIH महिला चैंपियनशिप को किस देश ने जीता है? क्या टॉपिक पे बंद कर देगा है ना? सुनिए, याद करेंगे तरह पहले सबका, पहले अपना क्या कीजिए कि पहले एक में अपना क्या उसको क्या कर सीक्वेंस वाइज कर लीजिए। जब FIH का सीरीज चल रहा है तो FIH का अपने माइंड में कर लीजिए। एशिया चल रहा है, एशिया कर लीजिए, ताकि आप रास्ते में चल रहे खुद ब खुद बोल सकते हैं। बुक की जरूरत वैसा नहीं पड़ेगी। ठीक, बताइए FIH जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ है? बहुत बढ़िया। सीरियस होकर बोल रहा है, FIH वाला बोल रहे हैं, उसको देखिए सीक्वेंस वाइज करके बोल रहे हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। इसको किसने जीता है? नीदरलैंड ने। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। ठीक है, किसको हराकर? जर्मनी को हरा। बहुत बढ़िया। अब यही जब कह देंगे कि FIH महिला विश्व कप, FIH महिला विश्व कप ये कहाँ हुआ है? स्पेन और स्विट्जरलैंड में। इसको किसने जीता है? इसको किसने जीता है? तो भैया इसको ही बस अपना सेम टू सेम उसी देश ने नीदरलैंड ही जीता है। यहाँ पर किसको हरा के? यहाँ पर किसको हरा के? तो भैया यहाँ पर अर्जेंटीना को हरा कर। ठीक है, FIH तो बोले है ना। देखिए एक अपना FIH जूनियर बोले, अब देखिए आप लोग उसी तरह से देंगे। एक अपना FIH जूनियर बोल दिए, हो गया। और एक क्या बोले कि FIH महिला विश्व कप बोले, हो गया। अब जानते हैं, आते हैं FIH पुरुष, FIH पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा? 2023। वाह, लाजवाब, बहुत बढ़िया। राउरकेला में, हाँ, बहुत सुंदर। ये कहाँ हुआ है? तो आपको उड़ीसा के राउरकेला में हुआ है। और भैया उसमें कौन जीता है? जर्मनी ने। किसको हराकर? बेल्जियम को। FIH का 3 करा है ना। अब FIH का आप लोग चौथा लीजिए, बिना याद की वजह किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे 11 बजे या 12 बजे। अब बात है अगला क्वेश्चन, FIH 5S, FIH 5S कहाँ हुआ है? हाँ, देखिए एक बोले हैं FIH महिला बोले हैं, एक FIH पुरुष बोले हैं, एक FIH जूनियर बोले हैं। और बोल रहे हैं FIH 5S कहाँ हुआ है? तो बाबा ये हुआ स्विट्जरलैंड में। बहुत बढ़िया। इसको किस देश ने जीता है? इंडिया ने। किसको हराकर? पोलैंड को हराकर। ठीक है, भारत को हरा देगा। बहुत क्या बोले, बहुत क्या बोले, इसको जीता है FIH 5S को। किसने जीता है? अरे ठीक है, 0 भैया, उसका जरूरत नहीं। बहुत क्या बोले, इंडिया जीता पोलैंड को हराकर। बहुत बढ़िया। कोई समस्या? अगर यही कह दे कि FIH महिला 5S को किसने जीता है, तो इसको उरुग्वे ने जीता है। यानी कि आप लोग FIH पुरुष देख लिए, FIH पुरुष विश्व कप देख लिए, FIH महिला विश्व कप देख लिए, फिर अपना FIH जो जूनियर विश्व कप अपना देख लिए, फिर अपना FIH 5S पुरुष देख लिए, और FIH 5S
महिला देख ली। कोई समस्या? एनीबॉडी? नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एशिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं। तो FIH अपना बहुत ये बात है, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट ही मार रहे हैं। 12वां सीनियर, ठीक ना, कल 12वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? भोपाल में। बहुत सुंदर। इसको किसने जीता है? पुरुष वाला ना? हाँ, पुरुष वाला। इसको जीता है हरियाणा तमिलनाडु को हरा। बहुत हरियाणा तमिलनाडु को हरा कर, बहुत बढ़िया। और यही जब कहते हैं कि महिला वाला कौन जीता है? महिला उड़ीसा जीता है कर्नाटक को हरा। बहुत उड़ीसा जीता, कर्नाटक हरा कर, 5-7 अपना हो गया, कोई समस्या नहीं। अब बताइए, ये सब किसका? हॉकी का ही है, ठीक ना। हॉकी एशिया कप 2022 पुरुष, क्या बोले? हॉकी एशिया कप 2022 पुरुष को किसने जीता है? इसको जीता है जर्मनी, जीता है बेल्जियम को हरा। अरे सीधा लाजवाब, सीधा 50 लाख दो रे बाबा। एशिया कप में जर्मनी या बेल्जियम कहाँ से आगे भाई खेलने? क्या कि एशिया हॉकी विश्व कप 2022, सुनिए क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं। एशिया हॉकी विश्व कप 2022, ठीक ना। पहले ये बताइए इसको किस देश ने जीता है? आप लोगों से यही क्वेश्चन है। पुरुष बोला है ना? ना पुरुष महिला कुछ नहीं। अच्छा, नहीं बोले तो ठीक है, चलिए पुरुष लगा दे रहे हैं। एशिया हॉकी विश्व कप 2022 पुरुष का, हाँ, का खिताब किस देश ने जीता है? बोलिए आप लोग। इसको जर्मनी जीता है, बेल्जियम को हरा कर, फिर बोलेंगे एक बार, ठीक है ना। पागल हो गया क्या यार? पहुआ मर का गया है? एशिया हॉकी विश्व कप में कहाँ से आएगा जीव? फिर देखिए एशिया में हाँ, बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हरा करके, ठीक है, बहुत सुंदर। एशिया हॉकी पुरुष विश्व कप 2022 को किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने किसको? मलेशिया को हरा, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया। बहुत, अगर यही जो हम क्वेश्चन ये कह दें कि एशिया हॉकी महिला विश्व कप 2022, एशिया हॉकी महिला विश्व कप 2022 को इसको किस देश ने जीता है? जापान जीता है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। आइए कहाँ पर हुआ है महिला वाला? ओमान में। बहुत बढ़िया। देखिए सिंपली सी तरीका क्या है, एशिया कप हो रहा है, एशिया कप में पुरुष वाला में क्या किया कि भैया जो है साउथ कोरिया ने मलेशिया को कूट दिया। साउथ कोरिया क्या किया? मलेशिया को कूट दिया, ठीक है, किसने? पुरुष में। अब जब महिला वाला आया तो जापान बोली हो गया मलेशिया के साइड से, और बोला कि आओ साउथ कोरिया तेरे को हम बताते हैं क्या किया, उसमें जापान कूट दिया, ठीक है। यानी कि महिला वाला कौन जीता? जापान जीता, और पुरुष वाला कौन जीता? साउथ कोरिया जीता। कोई समस्या नहीं। अब बताइए सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, ठीक ना, क्या बोले हैं? सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2022 को किस देश ने जीता है? बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख दें। बहुत सुंदर, किसने? साउथ कोरिया ने। वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर। साउथ कोरिया ने किसको हराकर? बहुत सुंदर, भारत को हराकर। किसको हराकर? भारत को हराकर, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब बताइए सुल्तान जौहर कप 2022 इसको किस देश ने जीता है? भारत ही जीता है, ठीक है भैया। जब सुल्तान, हाँ बहुत, जब सुल्तान अजलन शाह में जब भारत हारा तो यहाँ की जो बोलिए महिला पुरुष, सॉरी जो यहाँ की बोलिए अपना क्या बोले हैं, महिला हॉकी टीम किटकिटा गई कि भैया सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी थी, क्या हुआ कि भारत हार गया पुरुष वाले में, तो महिला वाले में क्या करके हम लोग इसको क्या करें, जीत लें। और यही लोग किटकिटा के अपना सब गुस्सा किस पर निकाल दी? ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। यानी कि सुल्तान जौहर कप को किस देश ने जीता है? भारत ने। बहुत क्या बोले हैं? हाँ सुल्तान, क्या बोले? सुल्तान अजलन शाह, हाँ सुल्तान जौहर कप किस देश ने जीता है? महिला। सुल्तान जौहर कप को, सुल्तान जौहर कप को किस देश ने जीता है? भारत। किस देश को हराकर? किस देश को हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हरा, ठीक है। ये पुरुष वाला ही है, ठीक है, बहुत सुंदर, पुरुष वाला ही हम गलत बोल दिए, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी। तो सुल्तान जौहर कप को पुरुष वाला कौन जीता है जी? भारत जीता। किस देश को हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। यही जब करेगा सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस देश ने जीता है? साउथ कोरिया ने। किसको हराकर? भारत को हराकर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही क्या बोला, वो अपने को हीरो रहा। हीरो मतलब अपना एक्टिंग वाले हीरो नहीं, रियल हीरो। कोई समस्या नहीं ना, चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम लोग आते हैं क्या चीज नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बताइए कुश्ती में आते हैं, ठीक ना। तो बताइए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 ना, ठीक है बहुत, हाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पहले कहाँ हुआ ये बताइए?
हाँ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? उलान बटोर में ना। हाँ, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। तो बताइए मंगोलिया की मुद्रा क्या है जी? रिंगिट इसी का है, तुगरिक है। तब या तो रिंगिट है, नहीं तो तुगरिक है। इधर रुके ना। मलेशिया कुआलालंपुर मुद्रा रिंगिट है। हाँ, इसका तुगरिक है, इसका मुद्रा तुगरिक है। ठीक है, तो ये बताइए क्या बोले हैं कि कुश्ती, ठीक ना, क्या बोले हैं? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? उलान बटोर में। ठीक है, उलान बटोर किसकी राजधानी है? मंगोलिया की। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। ठीक है, मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। तो अभी बताइए, हम ये बोले हैं कि एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक ना, इसमें बताइए कि भारत ने कितना पदक जीता है? हाँ, इसमें भारत जो है कितना पदक जीता है? बहुत सुंदर, वाह लाजवाब। इसमें भारत ने टोटल 17 पदक जीता है। ठीक है, वो 1 5 11, ठीक है, यानी 1 ठो गोल्ड जीता है, 5 ठो अपना क्या जीता है बाबा? सिल्वर जीता है, और 11 ठो अपना ब्रॉन्ज जीता है। कोई समस्या नहीं। तो बताइए कि एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022, क्या बोले? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सबसे टॉप पर कौन सा देश था? जापान। काहे हो? एशिया में ऑस्ट्रेलिया काहे घुसा रहे हो भाई? जर्मनी बेल्जियम घुसा रहा है, आप ही घुसा दे रहे हैं यार। बहुत बढ़िया। तो बताइए कि एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या था? 5वां। ठीक है, भारत का स्थान क्या था? 5वां। कोई समस्या नहीं, बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, बहुत बढ़िया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? हाँ, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? नहीं, ये सर्बिया में ना हुआ है। ठीक है, क्या बोले? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? सर्बिया में। कोई समस्या नहीं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? सर्बिया में। तो बताइए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, क्या बोले हैं? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला स्टेप लोग को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कि हाँ, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, ठीक ना, क्या बोले जी? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ है? सर्बिया में। किसने जीता है? टॉप पर कौन है? अमेरिका। बहुत बढ़िया। तो अगला जानते हैं, जस्ट क्वेश्चन आप लोगों से यही आ जाता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में, ठीक ना, क्या चीज़ कि विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में, ठीक ना, ये बताइए भारत की तरफ से कहाँ से पदक किसने जीता है? विनेश फोगाट। ठीक है, कौन जीती है? विनेश फोगाट। बहुत बढ़िया। अब बताइए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, ये पहले बताइए कि ये कहाँ पर हुआ है? स्पेन में हुआ। ठीक है, क्या बोले हैं? विश्व कुश्ती अंडर 23 चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ है। तो इसमें जानते हैं भारत के 2 खिलाड़ी बहुत चर्चा में हैं। कौन कौन? नहीं, रवि कुमार रैया तो एशिया में थे, वो इसी में बोलिए अपने शायद सिल्वर जीते थे क्या? तो देख लेते, वो शायद सिल्वर ही जीते थे। स्वर्ण गोल्ड जीते थे, गोल्ड। ठीक है, उसमें गोल्ड जीते थे। हाँ, तो इस बार हम बोले हैं, जिसका बोले हैं कि अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन चर्चा में है? अमन सहरवाल हैं। अमन सहरवाल क्या है? अंडर 23 में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, क्या बोले हैं? अमन सहरवाल क्या बोले हैं? सॉरी, हाँ, अमन सहरवाल। ठीक है, अमन सहरवाल क्या बोले हैं कि बोलिए अंडर 23, ठीक ना, क्या बोले हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखिए इसी में एक और जानते हैं, एक और खिलाड़ी हैं, किसमें? रोमन में। हाँ, ग्रीको रोमन। ठीक ना, ये बताइए ग्रीको रोमन रेसलर में, ठीक ना, कल है ग्रीको रोमन रेसलर में कहाँ से पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बोलिए। साजन भरवाल। ठीक है, बहुत कौन बोला है? साजन भरवाल। देख, साजन भरवाल पहली बताइए किस खेल से है? कुश्ती से। अरे ये अमन सहरवाल किस खेल से है? कुश्ती से। कोई समस्या किसी को नहीं ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम अगला क्या बोल रहे हैं जानते हैं? बैडमिंटन से। ठीक ना, तो देखिए जब बैडमिंटन से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि थॉमस कप 2022 को किस देश ने जीता है? भारत ने। किस देश को हराकर? इंडोनेशिया का। बहुत सुंदर। थॉमस कप 2022 को किसने जीता भैया? इंडिया ने। किसको हराकर? इंडोनेशिया को। और थॉमस कप यही जब मेरा उबेर कप, तो उबेर कप को किस देश ने जीता है? साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर। ठीक है, उबेर कप 2022 को किस देश ने जीता है? साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर। बहुत सुंदर, बहुत 15 बार हुआ है। बिल्कुल,
बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अगला यश बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये बताइए, शायद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को किसने जीता है? पीवी सिंधु। यही जब मेरा कहा हाँ कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? पीवी सिंधु ही। बहुत बढ़िया। तो अब जानते हैं, जस्ट आप लोग अगला जस्ट क्वेश्चन ये बताइए, हाँ कि बोले हैं, ये बताइए ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप को पुरुष में किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड में लक्ष्य सेन उसमें हारा है। हाँ, एंडरसन करके कोई है, विक्टर एक्सेल्सन। बहुत सुंदर। विक्टर एक्सेल्सन क्या बोले हैं कि इंग्लैंड ओपन में अपना जीता है। तो ये बताइए, जब इंग्लैंड ओपन की जीता था, देखिए इंग्लैंड ओपन को विक्टर एक्सेल्सन ही जीता है, ठीक है। इसके अलावा जब अपना कहा जाता क्या कहा, इसका भी है, किसका? मलेशिया ओपन। हाँ, मलेशिया ओपन को भी कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ही जीता है। आप प्लस में एक अपना पेरिस ओपन भी है ना, सॉरी फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन को भी किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ही। तो अब जानते हैं यहाँ पर थोड़ा महिला की बात कर लीजिए, तीनों को कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। तो बात बताइए कि विक्टर एक्सेल्सन किस देश का खिलाड़ी है? कहाँ का है? डेनमार्क का। बहुत ठीक है। तो देखिए क्या कहें कि विक्टर एक्सेल्सन किसको किसको जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन में देखिए सबसे पहले हम किसको बोले हैं? तो भैया सबसे पहले हम अपना बोले हैं इंग्लैंड ओपन बोले हैं, फिर अपना फ्रेंच ओपन बोले हैं, फिर अपना मलेशिया ओपन बोले। ये तीनों को कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। अब अगर कह दे कि ये बताइए कि इंग्लैंड ओपन को महिला में कौन जीती है? आवे से यूंग नहीं है कोई, साउथ कोरिया की खिलाड़ी है उसी, हाँ आन से यूंग है, आवे नहीं है, आन से यूंग, ठीक है। हाँ, आन से यूंग महिला में जीती है। कहाँ की खिलाड़ी है? साउथ कोरिया का। यही जब अगर हम कह देंगे कि मलेशिया ओपन में महिला प्लेयर कौन जीती है? महिला बता दीजिए। अरे इंतान नोत। हाँ, इसका पूरा नाम क्या है? रत्चानोक इंतानोन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? रत्चानोन इंतानोन। बहुत बढ़िया। ई बंदी शायद यहाँ की है, थाईलैंड की है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक ना, इसमें महिला में कौन जीती है? अरे कैरोलिना मारिन नहीं है जी, कैरोलिना मारिन। तो ये बताइए कैरोलिना मारिन जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, किस देश की है? जापान की है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन है ना, फ्रेंच ओपन का युगल थोड़ा याद रख लीजिए। क्या बोले? फ्रेंच ओपन का युगल थोड़ा याद रख लीजिए। क्यों याद रख लीजिएगा? क्योंकि फ्रेंच ओपन के युगल में पुरुष वाले में दोनों भारतीय जीते हैं, सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी। बहुत सुंदर। तो ये बताइए कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? फ्रेंच ओपन में युगल जोड़ी में ये दोनों जीता है ना। हाँ तो युगल है ना, चिराग शेट्टी। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बताइए इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक ना, क्या बोले? इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। बहुत किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। बहुत बढ़िया। तो देखिए बताइए यहाँ एक और लक्ष्य सेन के जानते हैं, ये करियर का पहला सुपर 500 खिताब है, ठीक है। लक्ष्य सेन के करियर का मतलब अभी तक जो खेले हैं उनके लाइफ का पहला ये सुपर S500 खिताब है, ठीक है। हाँ, यानी कि सुपर 500। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इसको किसने जीता है? नहीं, एशिया, ठीक है। हाँ बहुत क्या है, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को किसने जीता है जी? नहीं बोले जी। जानते हैं, देखिए एशिया, ठीक ना, क्या बोले? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये ले लीजिए कि एक भारत की खिलाड़ी हैं उन्नति हुड्डा, ठीक ना। हाँ क्या बोले? एक भारत की खिलाड़ी है उन्नति हुड्डा। ये चर्चा में किस लिए उन्नति हुड्डा? बहुत सुंदर। सबसे कम उम्र में क्या किया है? सबसे कम उम्र में महिला सिंगल से पहुंच करके सिल्वर मेडल जीतने वाली है, ठीक है। एशिया, बहुत क्या बोले हैं, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अगर बात कर दे कि चर्चा में क्यों है इसमें, तो इसमें चर्चा में भारत की महिला खिलाड़ी उन्नति हुड्डा। और उन्नति हुड्डा क्या की है? कहते हैं महिला सिंगल से पहुंच करके सबसे कम उम्र में पहुंचने वाली है और पहुंच करके सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली ही महिला खिलाड़ी है, ठीक है। हाँ एक बिल्कुल एकदम जीती है, बिल्कुल। हाँ तो देखिए रजत में अगर जब बात करते कौन कौन जीते हैं जी, तो अनीस थोपनाई जीते हैं, ठीक है। एक और है अपना क्या है, मोहम्मद और संस्कार सारस्वत, ये दोनों भी अपना क्या जीते हैं? रजत जीते हैं। तो इनका बोलिए ज़्यादा नहीं लगे, इसे छोड़ दिए। तो अगला इस क्वेश्चन हो गया ना जी, हो गया, चले बहुत बढ़िया। तो देखिए कल आप लोग क्या कीजिएगा, 98, 99, 100, 1, 2 उसके बाद 5-5 पन्ना, 105, 110। हाँ वो 100 तक दें। हाँ ठीक है।
तब तक पीछे मतलब ओके बना कर रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन ओ 100 तक ही देना। चलिए बहुत बढ़िया। ओपी रेडी है ना? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से करंट हम लोग अपना पूरा कर लिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ, लूसेंट के इस तरफ आते हैं। और लूसेंट में क्या पढ़ना, ज्योग्राफी ना जी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना था, चंद्रमा से पढ़ना था ना। चंद्रमा से पढ़ के लेकर कोमो रेगुला तक पढ़ना था। एक अपने यहाँ हो गया। हाँ देखिए, करंट में आप लोग क्या करना है, कल आप लोग केवल 100 पेज तक पढ़ के आना है, ठीक है। कितना पेज तक? 100 पेज तक। आप लोग भी जरूर से जरूर पढ़ कर आइएगा, बहुत बेहतरीन करते हैं जी। हाँ आइए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग चल रहे हैं किसके बारे में बात करने हैं। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, चंद्रमा की, ठीक है। किसकी? चंद्रमा की। कल हम लोग यही चंद्रमा छूटा हुआ था, देखिए आज हम लोग यही चंद्रमा से कर रहे हैं। और चंद्रमा से अपना कहाँ तक पढ़ लेना है, तो देखिए आज हम लोग को पढ़ लेना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक पढ़ लेना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तक पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। चंद्रमा, चलिए चंद्रमा के बारे में 2 लाइन बोलिए। बोलो विशाल, 5 लाइन बोलो। हाँ बहुत सुनो। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बहुत बढ़िया। चंद्रमा की देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के बारे में देख लिए है। उसके A to Z देखिए, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सब पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम कुछ नहीं देगा, ठीक है। चंद्रमा देखिए, जब हम लोग चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा भैया क्या है, पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। प्राकृतिक, ठीक ना, क्या बोले हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन को हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रमा क्या बोले हैं, जीवाश्म उपग्रह के भी नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर। और चंद्रमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, रात की रानी भी कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा, तो देखिए चंद्रमा की जब बात किया तो देखिए चंद्रमा पर जानते हैं, चंद्रमा पर क्या बोलिए, अपना एक धूल का सागर है, ठीक है। सॉरी, अपने क्या बोलिए, एक धूल का अपना एक मैदान है, जिसे किस नाम से कहते हैं, बहुत सी ऑफ ट्रंक्विलिटी अथवा शांति सागर, ठीक है। बहुत उसे क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी अथवा शांति का सागर भी कहा चंद्रमा पर ही है। और चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, लिवेंटिज पर्वत, ठीक है। चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, लिवेंटिज पर्वत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अगला देखिए जस्ट क्वेश्चन क्या हो, देखिए चंद्रमा जब अपना पृथ्वी के सबसे नज़दीक जब होता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे हम लोग उपभू कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, चंद्रमा जब हमें पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे हम लोग का चीज उपभू कहते हैं, ठीक है। और उस दिन क्या होता है, चंद्रमा अन्य दिन के कंपेरिजन में 30% ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक ना। उस दिन क्या होता है, चंद्रमा अन्य दिनों के कंपेरिजन में 30% बड़ा दिखाई देता है। तो अगला इस क्वेश्चन ही बताइए कि पेरिजिया फुल मून किसे कहते हैं, पेरिजिया फुल मून किसे कहते हैं, पेरिजिया फुल मून, यही जब चंद्रमा सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसे पेरिजिया फुल मून कहते हैं। पृथ्वी से, हाँ क्या सूर्य क्या बोल दिए हैं, उतने गलत बोल दिए हैं। जब चंद्रमा क्या बोले हैं कि बोलिए अपना पृथ्वी के जब सबसे नज़दीक होता है तो ये उपभू के दिन घटना होता है, उसे भैया क्या चीज सुपर मून अथवा पेरिनिजी या फुल मून कहा जाता है। अब आता है जानते एक ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या है जी, बहुत, हाँ बोले बहुत सुंदर। एक मास में क्या होता है कि बोलिए हाँ एक मास में क्या होता है, एक से अधिक जब पूर्णिमा आता है, सॉरी जब 2 पूर्णिमा आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। किसको, दूसरे पूर्णिमा को। तो एक आता है ये कि बताइए ब्लू मून ईयर किसे कहते हैं, ब्लू मून ईयर जब साल में मतलब 2 से अधिक बार पूर्णिमा हो। बहुत बढ़िया। जब साल में क्या होता है, साल में नहीं, जब मंथ में, ठीक है बॉस, जब सुनिए बॉस, कल है तो सुनिए, जब किसी भी ठीक है, ठीक है, जब किसी भी महीना, सॉरी जब किसी भी साल में जब 2, ठीक ना, कल जब 2 या 2 से अधिक, सॉरी जब 2 या हाँ जब 2 माह या 2 माह से अधिक में अगर जब पूर्णिमा पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून ईयर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या ब्लू मून ईयर कहते हैं। और बातें आते हैं चंद्रमा पर। तो देखिए चंद्रमा पर जब और हम लोग बातें करते हैं तो 1 लाख की बातें क्या आ जाती हैं, तो 1 लाख की जानते हैं चंद्रमा। देखिए तो ये बताइए चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, बहुत 3,84,365 किलोमीटर। और यही जब मेरा कह देगा कि बताइए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है, बहुत 57% अथवा 59%, 57% अथवा 59%। ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक ही पार्ट उसका दिखाई देता है, इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का जो घूर्णन गति है, हाँ और परिक्रमा गति है, सेम टू सेम मतलब
पृथ्वी के समान। बहुत क्या है कि देखिए चंद्रमा का घूर्णन गति जो अपना पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है, इसीलिए कभी उसका अपना एक पार्ट दिख रहा है, उसी का इसीलिए कभी क्या होता है, कभी उसका एक पार्ट ही दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न बताइए, चंद्रमा जो अपना पृथ्वी के साथ कितने कक्षतल का कोण बनाता है? 58.48, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन यह आता है, हाँ तो जस्ट एक, हाँ तो वो बहुत सही बताइए, चंद्रमा का व्यास जो है कितना है? चंद्रमा का व्यास 3480, ठीक है, चंद्रमा का व्यास 3480 है। हाँ तो वही 3480 वही हो गया, ठीक है, बहुत हाँ हाँ, तो उसे ही ना उसका आधा कर देना है। तो क्या बोले चंद्रमा का व्यास कितना होता है? चंद्रमा का है ओपी कितना है? 3480 है, जो कि पृथ्वी के व्यास का अपना लगभग 1/4 है। कोई समस्या? अब आते चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड। बहुत सुंदर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। हाँ ना नहीं, कहाँ से? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? हाँ तो देखिए जस्ट अगला हम आपको ये क्वेश्चन बोलने वाले हैं कि चंद्रमा का प्रकाश, हाँ तो देखिए एक और क्वेश्चन अपना ये था, हाँ चंद्रमा का द्रव्यमान जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? ओह बहुत बढ़िया। क्या बोले चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/81 होता है, जबकि चंद्रमा का जी पृथ्वी के जी का कितना होता है? 1/6। वही ना, जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगर अगला स्टेज क्वेश्चन का दी बताइए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कितना समय में एक चक्कर लगाता है? बस 27.8 दिन, ठीक है, ठीक है, 27 दिन लगभग 8 घंटा, ठीक है, कहते हैं 27 दिन लगभग 8 घंटा। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। और देखिए चंद्रमा में देख लेते और कोई क्वेश्चन छूटा हो बहुत। हाँ ये बताइए, चंद्रमा का जो, हाँ चंद्रमा जो है अपना कैसे चट्टान किस पर, चंद्रमा पर किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है? चंद्रमा किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है? टाइटेनियम चट्टान से, ठीक है, बहुत टाइटेनियम चट्टान से, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ देखिए एक और क्वेश्चन छोड़ दिया, ये बताइए चंद्रमा का जो है आयु लगभग कितना है? चंद्रमा की आयु 4.5 बिलियन। ठीक है, 4.5 केवल है 460, पृथ्वी का सही है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का सेम ही है, 460 करोड़ वर्ष, ठीक है, 460 करोड़ वर्ष, ठीक ना? या फिर अपना क्या हो जाएगा जी, या फिर अपना कितना हो जाएगा? 460 करोड़ वर्ष, सुनिएगा ना? बहुत बढ़िया। तो इसमें तो लगभग, हाँ ये भी अपना देखें। तो ये बताइए कि इतना ये भी जस्ट बोलिए, इसमें और क्वेश्चन फंसा है? ये लगभग सब बोल दिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अब हम लोग जानते, ये बताइए, चलिए क्वेश्चन बता दीजिए कि बृहस्पति जो है उसका उसका अपने अक्ष पर घूर्णन कितना समय कर लेता है? लगभग 10 घंटा। बहुत सुंदर, लगभग 10 घंटा। अब परिक्रमण कितना समय कर लेता है? बृहस्पति का हाँ बहुत लगभग 12 वर्ष, 11.9 वर्ष। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो अगला बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आहो, अब देखिए क्षुद्र ग्रह पढ़ लिया है ना? तो बताइए क्षुद्र ग्रह किसके किसके पास में रहता है? बहुत बढ़िया। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह जानते हैं, ये मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने छोटे छोटे अपना क्या चाहिए टुकड़े अथवा कण है, ठीक है, क्या बोलिए अपने छोटे छोटे टुकड़ा अथवा कण है, ठीक है। और ये जब कोई बोलिए अपना पृथ्वी पर गिरता है तो भैया क्या होता है, बोलिए यहाँ पर बोलिए अपना क्या चाहिए गड्ढा जैसा बन जाता है, जिसमें अपना क्या होता है, जैसे क्या होता है कि झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन है? तो लोनार झील महाराष्ट्र वाला, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सेरास, ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र कौन है? सेरास। और एकमात्र क्षुद्र जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है फॉरवेस्टा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, सेरस की खोज पियाजी किए थे। बहुत। अब आते हैं जानते हैं धूमकेतु पर। देखिए जब धूमकेतु की जब बात करते हैं तो ये धूमकेतु पहले क्या होता है ये पहले समझ लिए, ठीक ना। धूमकेतु जानते हैं, देखिए जो सौरमंडल के पृष्ठ पर जो यही अपना जो छोटा छोटा अपना धूल कण होता है ना, और जो अपना क्या चीज़ बहुत क्या बोले जो अपना घूमता रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। और धूमकेतु का यहाँ नाम क्या है?
पूछल तारा, ठीक है, क्या बोले हैं, धूमकेतु का ही अन्य नाम क्या है जी, तो पूछल तारा। तो देखिए, तो धूमकेतु कभी भी इस तरह से आप नहीं देख सकते हैं। जब बहुत क्या बोले हैं, जब धूमकेतु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी आप धूमकेतु को देख सकते हैं। और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, किस वजह से, अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, सूर्य की ओर होती है ना, सूर्य से दूर होती है, ठीक है, हाँ, क्या बोले, सूर्य से दूर होती है, किस वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से। अब देखिए एक और बात है कि देखिए धूमकेतु का भैया अपना क्या बोले आकार कैसा है, मतलब किस टाइप से घूमता है, तो ये बोले दीर्घवृत्तीय घूमता है, ठीक है, धूमकेतु अपना कैसे घूमता है, दीर्घवृत्तीय। कोई समस्या, दीर्घवृत्तीय को परवलयाकार भी कर सकते हैं ना, दीर्घवृत्तीय वही ना हुआ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ओहो, हेली नाम का धूमकेतु कितने साल पर दिखाई देता है, 76 साल पर। अगला बार कब दिखाई देगा, 62 में। पिछला बार दिखाई दिया था 86 में, 1986 में दिखाई दिया था, और अगला बार 2062 में दिखाई देगा। और हेली नामक धूमकेतु जब कितना वर्ष पर, 76 वर्ष पर दिखाई देता है। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगला इसको उल्का क्या है जी, बहुत बढ़िया। उल्का क्या है जानते हैं, ये बोलिए अपने, उल्का जो है एक तरह से बोलिए तारा ही है। तारा में से जब कोई पार्ट अपना गिरता है और जब अपना टूट के जब अपना बोलिए इस तरह से आता है, जो देखते हैं उस चीज़ हम लोग उल्का बोलते हैं। कोई समस्या नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब जानते हैं पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध पढ़ते हैं। तो ये बताइए घूर्णन, घूर्णन कल पढ़ा दिए थे, इसका कोई जरूरत नहीं है ना, नहीं है जरूरत है। परिक्रमण भी कल पढ़ा ही दिए थे। तो जस्ट आप लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या बताइए, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हाँ क्वेश्चन आप लोग से ये है, ये बताइए कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके वजह से होता है, बहुत बढ़िया। और पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा एवं छोटा होना किसकी वजह से होता है, ये उसके अक्ष पर झुकाव, बहुत सुंदर, उसका परिक्रमण की वजह से होता है, ठीक है, प्लस में अक्ष पर झुकाव की वजह से होता है। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब जस्ट हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रही है, बताइए मौसम परिवर्तन किसके वजह से होता है, ऋतु परिवर्तन ना, तो परिक्रमण प्लस में अक्ष का झुकाव, बहुत सुंदर। परिक्रमण बोलिए, अक्ष का झुकाव मत बोलिए, परिक्रमण बोलिए। अगर मान लीजिए अक्ष पर अपना एक ही जगह झुका हुआ है और घूमे नहीं, तो यानी कि स्पष्ट है कि जैसा, अरे नहीं, तो वही तो हम समझा रहे हैं ना। सपोज कीजिए मान लीजिए आपका, सुना, बहुत बढ़िया, हाँ चलिए कीजिए अगला, हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगला बताइए दिन एवं रात का बड़ा एवं छोटा होना किसके वजह से होता है, बहुत बढ़िया, अक्ष का झुकाव प्लस में परिक्रमण, ठीक है, क्या बोले हैं, अक्ष का झुकाव प्लस में परिक्रमण। कोई समस्या, परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण घूर्णन को कहते हैं ना, हाँ परिभ्रमण घूर्णन को, परिक्रमण जो चार घूमता है, हाँ परिभ्रमण जब अपने अक्ष पर घूमे, हाँ हाँ, परिक्रमण जब सूर्य के चारों तरफ घूमे। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, बहुत बढ़िया। तो जस्ट अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन ये बताइए, अरे हम कहाँ थे क्वेश्चन, अजीब कमाल करते यार, हम इधर नहीं थे। ओह क्वेश्चन, ओहो परिक्रमण था ना जी, बहुत बढ़िया। हाँ तो एक बात बताइए, हाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितना किलोमीटर वेग से प्रति सेकंड चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। कोई समस्या नहीं। अब आते हैं उपसौर। उपसौर देखिए किसे कहते हैं, उपसौर का पेरीहेलन होगा ना, देखिए उपसौर का इंग्लिश पेरीहेलन होता है, तो उपसौर किसे कहते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी 3 जनवरी को नजदीक हो जाती है उसे उपसौर, बहुत सुंदर, यानी हाँ 14.70 करोड़ किलोमीटर, बहुत बढ़िया। क्या होता है जब पृथ्वी जब अपना क्या बोले सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसी को हम लोग उपसौर अथवा पेरीहेलन कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग उपसौर अथवा पेरीहेलन कहते हैं। और इसमें दूरी जो अपना कितना होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं, हाँ तो उपसौर कब 3 जनवरी को होता है, ठीक है, उपसौर कब होता है 3 जनवरी को। अब बात करते हैं अपसौर यानी कि एपीहेलन। तो देखिए अपसौर किसको कहते हैं कि जब बोलिए अपना पृथ्वी तथा सूर्य जब अपना सबसे अधिक दूरी पर होता है दूसरे हम लोग का चीज अपसौर अथवा एपीहेलन कहा जाता है। और ये घटना 4 जुलाई को होती है और इसमें दूरी अपना 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब हाँ बहुत, तो एक बात बताइए एपिसाइड रेखा क्या है, एपिसाइड रेखा, तो देखो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे एपिसाइड रेखा,
बहुत सुंदर। देखिए क्या बोले हैं कि उपसर तथा अपसर, ये एपिसाइड रेखा जानते हैं जो है अपने काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। और जो अपना उपसर तथा अपसर को जब मैच कराता है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ गया जानते हैं अक्षांश आ गया जी, क्या आ गया, अक्षांश आ गया। तो आइए चलिए, जब अक्षांश आ ही गया तो आइए तब अक्षांश पढ़ लिया है ना, रेडी है, बहुत बढ़िया। आइए तो चलिए बहुत, अक्षांश ये बताइए, अक्षांश की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, किसकी बात करें हम लोग, अक्षांश की। तो देखिए जब हम लोग अक्षांश की बात करते हैं तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा 1 लाख का, बहुत बढ़िया, ओपी, बहुत सुंदर। तो अक्षांश पहले किसे कहते हैं समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। ग्लोब पर बहुत क्या बोले हैं, ग्लोब पर बोलिए अपने अक्षांश पहले 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, बोलिए पृथ्वी को ठीक अपना, बहुत सुंदर, विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा, जो भी वैसी रेखा है जो अपना भूमध्य रेखा तो बोले विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अक्षांश दी बताइए, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, जोन। और 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और 1 डिग्री अक्षांश पर और कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4, 1 डिग्री अक्षांश पर कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर 4, और 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, नहीं मालूम है। बहुत, कितना होता है, हाँ 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 4 मिनट, वाह बहुत सुंदर। अरे 60 मिनट नहीं होता है जी, 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 60 मिनट, बहुत बढ़िया। तो देखिए किसी भी स्थान के तापमान का निर्धारण, ठीक ना, क्या बोले हैं, किसी भी स्थान के तापमान का निर्धारण क्या करता है, ये अपना अक्षांश ही करता है। और देखिए जब बात करते हैं अक्षांश, तो अक्षांश का मतलब समझ क्या बोले हैं कि जब 0 डिग्री अपना क्या होगा भैया, ये कैसे तापमान का निर्धारण करता है, पहले इसको समझ लिया जाए। ये सपोज कीजिए भैया क्या होगा, ओह छोड़ो ग्लोब तो नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड वाला रहता था, बहुत मज़ा आता। 0 डिग्री अब क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इतना तो मालूम है ना। अब उधर भैया आते जाओ धीरे धीरे घटता जाएगा, नीचे भी आते जाओ घटता जाएगा। तो बस किसी भी स्थान के तापमान का निर्धारण किससे होता है, अक्षांश से होता है। कोई समस्या तो बताइए 0 डिग्री अक्षांश कहाँ है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, अरे तो भैया कहाँ है, अटलांटिक महासागर में नहीं है, 0 डिग्री अक्षांश कहाँ है, प्रशांत में भी होती हैं सही में, ना, ये तो भैया हमें मालूम नहीं है। देशांतर ना है अटलांटिक महासागर में, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है दोनों का दोनों अटलांटिक दोनों ओशियन काटता में, है अटलांटिक ओशियन। दोनों अटलांटिक में है, बहुत बढ़िया। तो आइए बहुत बढ़िया जी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है, अटलांटिक में, कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर। अब हम लोग बात किसकी करते हैं, देशांतर की। देखिए जब देशांतर की बात करते हैं तो पहले देशांतर क्या, वही अपना समझ लीजिए कि भैया पृथ्वी पर जो अपना काल्पनिक रेखा खींचाएगा वो अपना देशांतर है, वो होती ही बताइए अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की टोटल संख्या कितनी है 0 डिग्री को लेकर के, 179। देखिए इसको अगर जब बात किया जाए अक्षांश 0 डिग्री को लेकर बात किए तो दोनों टोटल अपना 181 हो जाएगा, ठीक है। 181 में दे, हाँ नहीं वो बता दे रहे हैं आपको, कैसे आप भी कैसे 179 बोल रहे हो, वो भी बता देते हैं। और वो तो उसका तो बड़ा ज़रूरत था, नहीं है ना वर्ल्ड मैप, सॉरी ग्लोब नहीं है ना, ग्लोब आप जानते हैं, मन करो एक सेकंड बता देते हैं, वो बना देता है। बात करें किसकी, देशांतर की, ठीक है, बात किसकी हो रही है, देशांतर की। तो देखिए जब हम लोग देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर भैया क्या है, देशांतर बस, ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। तो बताइए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360, 360, 360। और यही अगर जब ये कहा जाता है हाँ कि ये 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे। और 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है, 111.21 अथवा 25 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या होता है देशांतर से, हाँ तो 1 डिग्री देशांतर और कितना होता है, 4 मिनट। और देखिए किसी भी स्थान के अगर जब समय का निर्धारण करना हो ना तो किससे करते, देशांतर से ही करते, ठीक है। अब वही जस्ट भाई है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ काटेगा, कहाँ काटेगा, अटलांटिक ओशियन में, कोई समस्या नहीं। अब देखिए देशांतर के बाद में और था जी हम लोग कुछ पढ़ने के लिए, देशांतर रेखा में अभी आई है 0 डिग्री जो देशांतर है, ग्रीनविच है
अरे तो ना वो तो प्रधान मध्यान्ह में जो है तो पढ़ेंगे ही। अब देखिए बहुत हाँ ये बताइए अब क्या है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किसको कहते हैं बताइए तो? मकर संक्रांति से मतलब जब साल में सूर्य जो है वो मतलब जब मकर रेखा के नजदीक मतलब उसके ऊपर होता है तो उस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है जो 22 दिसंबर या 23 दिसंबर का डेट। बहुत सुंदर। मकर संक्रांति किसको बोलेंगे? जब सूर्य बलि अपना क्या दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति मतलब अपना क्या ये तो अपना हो ही गया, ठीक है। अगला इस बात आते हैं मकर संक्रांति, एक अपना आता है कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति भैया किसे कहते हैं? वही जब सूर्य अपना उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही एंट्री मारता है, ठीक है, जैसे ही एंट्री मार दे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कर्क संक्रांति। बहुत सुंदर। तो अब जस्ट अगला बताइए कि मकर संक्रांति किस डेट में होता है? 22 दिसंबर को ना। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ दक्षिणी गोलार्ध में, गलती से बोलते उत्तरी गोलार्ध। बहुत बढ़िया। हाँ और यही जब कर्क संक्रांति कहा जाएगा तो कब हो जाएगा? 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को अपना क्या बोले हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और देखिए क्या है एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कर्क संक्रांति मकर संक्रांति, हाँ कर्क संक्रांति में मकर संक्रांति। हाँ अब इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? इक्विनॉक्स का ही हिंदी अपना विषु होता है। देखिए जब संसार में दिन और रात बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। यानी कि संसार में दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को कब होता है? हाँ हाँ कब होता है? 21 मार्च और 23 दिसंबर को। बहुत बेहतरीन, कोई समस्या? और जानते एक हमारा अरे यार इसका माइक ठीक है। और अब आएगा वही। हाँ बोला बस बिल्कुल वही बोल रहे हैं। अब देखिए क्या आता है एक हमारा वसंत विषु और एक हमारा क्या आता है शरद विषु। तो वसंत विषु को मनाते हैं 21 मार्च को। बहुत वसंत विषु को मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च देखिए जैसे ही बोलिए वसंत विषु आता है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर दिन क्या होता है? बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। क्या बोले दिन अपना बड़ा होता चला जाता है, जबकि रातें अपना क्या होंगी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सॉरी वसंत विषु और शरद विषु को बोलते हैं 23 बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। कब? 23 सितंबर को। और यहीं पर अपना क्या बोलिए सेम टू सेम अपने रातें छोटी होने लगेंगी, सॉरी दिन छोटा होने लगेगा। कोई समस्या नहीं। अब रुकिए देख लें तो अगला क्या है। अरे ओह बहुत बढ़िया। अगला ये जानते हैं क्या है? हाँ अगला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में क्या कुछ करना है जी? लल्लू पंजू है, हाई भैया सूरज हो गए, मोबाइल अपना क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। लाइट अपना क्या हो गया? सूरज हो गया, ठीक है। अब ये इधर क्या हो गया? चंद्र, ठीक है रुके ना, क्या हो गया? इधर पृथ्वी हो गया, बीच में क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा? सूर्य ग्रहण में मतलब क्या होगा कि सूर्य को कभी देख पाएंगे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो चंद्रमा आ गया। और यही जब चंद्र ग्रहण का तो क्या हो जाएगा भैया? वो सूर्य हो जाएगा और ये चंद्रमा हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब देखिए बात क्या आता है क्वेश्चन अब यहाँ से ये देगा। ये तो अपना क्या हो गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण भैया तब होता है जब बीच में अपना चंद्रमा आ जाए, ठीक है। अब यहीं से ये था कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, जबकि चंद्र ग्रहण का होता है पूर्णिमा। हाँ बोल पूर्णिमा अथवा पूर्णमासी की ना है, बस पूर्णिमा को अथवा पूर्णमासी को। हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर एकदम बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। अगला जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा सूर्य ग्रहण चंद्र। अरे लाजवाब बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है भैया? अपना 180 डिग्री पूर्वी अथवा पश्चिमी देशांतर को बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या किया जाता है? बहुत सुंदर। उससे अपना क्या बोलिए? बहुत इससे अपना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अपना का डेट का निर्धारण होता है। तिथि भाई मालूम है तिथि, तो इससे का डेट का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए ट्रेवल टू वेस्ट वन टू लेस। अगर ये क्या बोलिए कि अगर जब अपना पश्चिम में जाते हैं, ठीक ना, पश्चिमी गोलार्ध में, तो मेरा एक दिन क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध में तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन घट ना जाएगा। ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। हाँ पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। और यही जब पूरी गोलार्ध में जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा।
180 डिग्री पूर्व या पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डाल देता है। इसमें सबसे मस्ट जानते हैं ऑप्शन में डालता है बेरिंग स्ट्रेट। इसमें सबसे मस्ट कौन डालता है, बेरिंग स्ट्रेट। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा और कहाँ से गुजरता है, प्रशांत महासागर से, चुप्सी सागर से और आर्कटिक महासागर से, और इसके अलावा क्या बोले हैं, बेरिंग स्ट्रेट से। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। अब जस्ट देखिए अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आता है। हाँ तो देखिए जस्ट हम अगला जस्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोले हैं, इन पढ़े ना। अब आता है जानते हैं हम लोग, आता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, तो बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, किसको, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किसी भी, एक मिनट ठीक बोल रहे हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा अपना बोल दिए ना, तो प्रधान मध्याह्न रेखा क्या बोलते हैं, समय जो इसी को बोलते हैं ना, यही ना हो गया, बहुत सुंदर। तो प्रधान मध्याह्न रेखा किसको बोलते हैं, 0 डिग्री ग्रीनिच अथवा 0 डिग्री देशांतर को ना, बहुत बेहतरीन। और देखिए टू द पॉइंट वाली मज़े की बात क्या आती है, तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट और अपनी मज़े की बात अपना यहीं पर जस्ट अपना ये आता है। हाँ तो बताइए भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा टाइमिंग कितना है जी, बस 5.5 घंटा आगे है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बोले भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से गुजरता है रे बाबा, इलाहाबाद के नैनी से, जो कि मिर्जापुर में है ना, जो कि अपना मिर्जापुर में है, कोई समस्या नहीं। अब तो ये बताइए तब 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा में और क्वेश्चन क्या, हाँ तो ये बताइए दुनिया में सबसे अधिक समय जोन किस देश का है, फ्रांस का, 14 ठो नहीं, दुनिया में बोलिए क्या सबसे अधिक समय जोन किसका है, फ्रांस का 14 ठो है। और ये फ्रांस का है, पहले बता रहे, सुनिए बता, सुनिए और थोड़ा सुनिए बता, पहले जो है रूस का ही था 11 ठो, ठीक ना, लेकिन कुछ साल पहले फ्रांस क्या किया कि बोली उसको और अपना विस्तारित कर दिया, तो वहाँ पर टोटल 14 ठो हो गया है, ठीक है। फ्रांस में 14 हो गया है, रूस में 11 हो गया है, और तीसरा पर कौन है, अमेरिका, क्या गो है, 7 गो, और चौथा पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, क्या ठो है, 4 ठो, 3 ठो, 3 ठो है ना, हाँ हम तो यही तीन जानते हैं। क्या ठो भी ऑस्ट्रेलिया में क्या ठो समय जो है जी, 3 ठो है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए अब अपना ये भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम पूछेगा, उसका ऐसे नहीं, उसका सबसे बढ़िया ट्रिक कर लो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, नहीं तो इसे बार का बड़ा चाहिए, बहुत बढ़िया। तो जस्ट अगला हम लोग तो उस कटिबंधी इसको क्या पड़ेगा, सब छोड़ दीजिए। हाँ तो एक बात बताइए, मानक समय कितना के गुणक में लिया जाता है, मानक समय कितना के गुणक में लिया जाता है, हाँ 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए मानक समय पहले कहते हैं किसको, जरा बताइए तो, मानक समय किसको कहते हैं, मानक समय, हाँ मतलब वैसा समय जिसको मतलब पूरा वर्ल्ड में वही समय चलता है, वही ना मानक समय, सभी देश के लिए एक समान समय, किसी भी देश, हाँ क्या बोलिए, सभी देश का एक समान, देखिए किसी भी देश का, ठीक ना, क्या बोले हैं, किसी भी देश का अपना का चीज मानक समय क्या होता है, यही ना। तो भैया किसी भी देश का अपना क्या बोलेंगे, क्या स्थानीय समय के तो मानक समय कहते हैं, बस किसी भी देश का स्थानीय समय क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं, ठीक है। मानक समय कहाँ से गुजरेगा, प्रधान मध्याह्न रेखा से गुजरेगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं, थोड़ा इसको क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है। हाँ जो ग्रीनविच है प्रधान मध्याह्न रेखा, बहुत बढ़िया। देखिए तो अब हम लोग का क्या है, बायो पढ़ना है ना, साइंस में क्या पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो बायो अपना पढ़ लिया जाए, रेडी है ना, बहुत बढ़िया। आइए जब रेडी हैं तो चलिए तब क्वेश्चन आप लोगों से स्क्रीन पर रहा 1 लाख का, और क्वेश्चन रहा यहाँ कहाँ आप लोगों के सामने।
साइंस में हम लोग देखिए कल क्या पढ़ लिए थे, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे, कोशिका भित्ति पढ़ लिए थे, तारकाय पढ़ लिए थे। कोशिका का मुख्य अंग पढ़ना था हम लोग को। आप भी डियर सुन लीजिए, हम लोग क्या पढ़ना था, कोशिका का मुख्य अंग पढ़ लेना था, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़, तो देख कोशिका के मुख्य अंग में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, कोशिका भित्ति पढ़ लिए थे, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे, तारकाय पढ़ लिए थे। अब उसके अलावा क्या पढ़ते हैं, आज अंतःद्रव जालिका पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, अंतःद्रव जालिका। तो ये बताइए अंतःद्रव जालिका के बारे में बता बहु विशाल। बहुत सुंदर, एक खुरदरी होता है और एक चिकनी। बहुत सुंदर, बिल्कुल नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, लिपिड होता है, और लिपिड और अस्टाडियल हार्मोन का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत सुंदर। देखिए जब बात करते हैं अंतःद्रव जालिका, यानी कि ERH हो जाएगा ना जी, एंडी रेटिकुलम। देखिए एंडी रेटिकुलम अपने जब बात करते हैं तो ये अपना क्या जी, ये जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक अपना खुरदरी तथा एक अपना चिकनी। तो देखिए खुरदरी पर जानते हैं यहीं पर राइबोस, हाँ तो बोलिए लाउडली ना, स्पूत, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं, एक अपना भैया खुरदरी होता है, एक अपना चिकनी होता है। तो जो खुरदरी होता है यहाँ पर तो राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि चिकनी पर राइबोसोम नहीं होता है। तो चिकनी पर भैया क्या होता है, लिपिड का निर्माण होता है तथा अस्टाडियल नामक हार्मोन का निर्माण होता है। कोई समस्या नहीं। अंतःद्रव जालिका हम बात कर, राइबोस अंतःद्रव जालिका बात कर ले, और हम बात करते हैं राइबोसोम। चलिए तो राइबोसोम के बारे में बोलिए, रवि जी आप कुछ बोलिए। बताइए राइबोसोम का खोज किसने किया है, बहुत। हाँ राइबोसोम का खोज किसने किया है, राइबोसोम देखिए दो लोग खोजे हैं। हाँ देखिए राइबोसोम जो है वो पादप कोशिका में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने खोजे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत सुंदर, पैलेडे ने खोजे, बहुत सुंदर। इसका नामकरण जो है वो रॉबर्ट ने किया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राइबोसोम की जब बात करते हैं, राइबोसोम पादप कोशिका में खोज अपना कौन किया जी, रॉबिन्सन तथा ब्राउन किए हैं, जबकि जंतु कोशिका में इसका खोज कौन किया, राइबोसोम का पैलाडे जी किए हैं, ठीक है। और इसका नामकरण कौन किया है, रॉबर्ट जी किए हैं, बहुत बेहतरीन। राइबोसोम का नामकरण कौन किया है, रॉबर्ट जी। तो देखिए राइबोसोम जानते हैं ये बंदा आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है कि इसे जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसीलिए राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि राइबोसोम, तो राइबोसोम में जानते हैं इसमें अपना 70 स्पाई आता है, ठीक है। राइबोसोम में 70 स्पाई आता है, लेकिन क्या, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल, हाँ एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रोकैरियोटिक अपना जो भी हो जाए उसमें तो जब पाया जाएगा 70 ही पाया, ठीक है। क्या बोले हैं, प्रोकैरियोटिक में अपना क्या पाया, कितना पाया था, 70, बहुत बढ़िया। और जबकि अपने यूकैरियोटिक में कितना पाया जाएगा, 80। तो अब क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताइए राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम अंतःद्रव जालिका, अंतःद्रव जालिका, केंद्रक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद और एक जगह देखिए कौन सा, अच्छा राइबोसोम केंद्रक में बोले हैं हो, हाँ जी सही है ना। अंतःद्रव जालिका, अंतःद्रव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित हरित लवक, हरित लवक, एक अपना क्या चीज, कोशिका द्रव में, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक अपना कहाँ, तो कोशिका द्रव में, कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, राइबोसोम को टू द पॉइंट यहीं पर क्या करते हैं, रखते हैं। राइबोसोम के बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। एस जो होता है वो एस किसको डिनोट करता है, एस जो है उसके आकार अथवा घनत्व को डिनोट करता है, और एस का मतलब अस्केडवर्क्स होता है, ठीक है। हाँ एस का फुल फॉर्म होता है अस्केडवर्क्स होता है, बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो अब हम लोग जानते हैं टू द पॉइंट बात किसकी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले खोज कौन किए थे बताइए खुशी, बहुत सुंदर, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया था, अरे डी डुबेन है, अरे सॉरी डिमेंडर यार,
माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन की है, इसका नामकरण सीबेंडा जी की है, ठीक है। तो यही बताइए पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहीं पर ऊर्जा जो है बहुत भारी मात्रा में मुक्त होती है। बहुत सुंदर। यहीं पर होता क्या? श्वसन की क्रिया यहीं पर होती है, और श्वसन की क्रिया होने के पश्चात ऊर्जा यहाँ पर विमुक्त होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं भैया? कि बहुत से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जब अपना क्या बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन कैसे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन किस द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। और यहीं पर जस्ट टू द पॉइंट अपना एक क्वेश्चन ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया था कि नहीं पाया था? एकदम पाया था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी शायद इसमें रहता है। नहीं, प्रोटीन ना, प्रोटीन। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम क्या बोले, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे थे ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या बोले हैं जी? डीएनए बोले हैं, आरएनए बोले हैं, तथा प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटक बिल्कुल सही बोले, ठीक है। क्या बोले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, तथा प्रोटीन संश्लेषण का घटक तो होता ही होता है। आज जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही प्रोकैरियोटिक के भीतर यूकैरियोटिक बुलाया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के भीतर इसे क्या चाहिए? यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक के भीतर प्रोकैरियोटिक बुलाया था, ठीक है। इसे क्या बोला है? यूकैरियोटिक के भीतर प्रोकैरियोटिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया ना। अब हम लोग जस्ट बात करें, दीपक जी क्वेश्चन आपसे है, बात करें लाइसोसोम। तो बताइए लाइसोसोम की खोज किसने किया है? डी2 पे। बहुत सुंदर। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ओहो आप लोग रुक जाइए भाई, इनसे पूछे। बहुत सुंदर। तो बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? हो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को बताइए आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? दीपक जी ये बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बॉस, आप बताइए। अविनाश, आशुतोष, हाँ आप बताइए। रवि जी आप बताइए। भानु, वाह लाजवाब। बोलिए प्रसाद। क्या बोले हैं? लाइसोसोम ना? हाँ देखिए लाइसोसोम का उसका कहने का मतलब ही ये होता है कि जीना है तो काम करो। मतलब देखिए शरीर के अंदर कोई भी कोशिका कार्य नहीं करती है, मतलब वो मर जाती है, तो मरे हुए कोशिकाओं का लाइसोसोम क्या करता है? भक्षण करता है। मतलब अच्छा, कोशिकाओं का कि आरबीसी का? आरबीसी का ना भैया, आरबीसी में कब्र लिया के ना कहा। बहुत सुंदर, बढ़िया। तो इसे क्या बोला है कि लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है। बहुत सुंदर। जितने भी मृत कोशिका उसको क्या करेगा? खा जाएगा, तो भक्षण कर जाएगा। तो लाइसोसोम हो गया ना, तो बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, ये क्या बोले? अगला क्वेश्चन राइबोसोम। गल्जी का है, गल्जी काय के भांति बताइए। गल्जी काय के खोज कौन किए थे? बहुत। गल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण करना, ठीक है। तो ये बताइए गल्जी काय को यातायात के प्रबंधक कहते हैं या फिर ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर में मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ हो या मतलब कोई भी प्रोटीन वोटीन का निर्माण हुआ, वो सबको एक कुटिका में बांध कर बहुत एक सुंदर स्थान से दूसरे स्थान मतलब जहाँ उसकी जरूरत पड़ती है, बहुत वहाँ सुंदर, उसको बेचता है। बहुत बेहतरीन, इसको यातायात का प्रबंधक। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। ये भैया अपना क्या बोलिए कि इसे यातायात का प्रबंधक क्यों कहते हैं गलजिकाय को? तो देखिए इसे अपना यातायात का प्रबंधक इसलिए कहते हैं कि ये बोलिए अपना जो भी प्रोटीन होता है उसको क्या कर रही है कि जानते हैं एक पुटिका में, ठीक ना, क्या बोले एक पुटिका में बांध लेता है और वही बांध कर क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यातायात का प्रबंधक कहते हैं। कोई समस्या नहीं। तो गलजिकाय ही पढ़े ना, बहुत बढ़िया। तो गलजिकाय के बाद में बात करते हैं तो हरित लवक की, बहुत सुंदर लवक की बात की है, बहुत सुंदर। नहीं लवक, ये बताइए रुके, हरित लवक को क्या कहते हैं? लवक को आप सही है, लवक को प्लास्टिड कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं? लवक यानी कि प्लास्टिड। तो देखिए नहीं वो मेरा प्लास्टिड उसका आंसर आता है, चलिए ठीक। हाँ तो क्या बोले? प्लास्टिड बोले है ना। तो ये बताइए
लौंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन बाबू? हरित लौंग, बहुत वाणी और अवाणी लौंग, बहुत सुंदर। तो हरित लौंग का इंग्लिश क्या होता है दीपक जी? बोला उसका इंग्लिश क्लोरोप्लास्ट, इसी को ना कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब बताइए, बहुत सुना, हरित लौंग को क्या बोले? हरे पादप की हरे पादप की क्या बोले कि रसोई घर कहा जाता है? क्यों? क्योंकि पौधे जो है अपनी पत्तियों से मतलब भोजन हरित लौंग में की मदद से ही बनाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए होता क्या है इसमें, हरित लौंग, देखिए हरित से पहले ही नाम है इसका हरित, यानी कि हरा रंग का है, ठीक है। तो देखिए जो अपना पौधे का जो अपना हरा रंग होता है वो अपना हरित लौंग की वजह से ही होता है, ठीक ना? क्या बोले हैं? पौधे का जो बोले कि अपना हरा रंग होता है वो किसके वजह से होता है? हरित लौंग के ही, क्या बोले हैं? हरित लौंग की वजह से ही होता है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या कर रहे हैं, अगला इस क्या होता है कि देखिए यही जो अपना हरा जो भोजन होता है, हरा जो ये होता है जी, अरे नहीं, हरा पत्ता होता है, ठीक ना? ये हरा पत्ता होता है, इसमें जानते हैं क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है और वही अपना कह लिए प्रकाश संश्लेषण करने में क्या करता है तो सहायक होता है। और बोले इस तरह से अपना पौधे में अपना खाना बनाता है। तो इसीलिए इसे भैया पादप की रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पादप का रसोई घर कहा जाता है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या बोले हैं, ये तो अपना हरित लौंग हुआ। तो हरित लौंग के बाद अब बात है अवाणी लौंग। तो देखिए जब बात करते हैं अवाणी लौंग कहाँ, तो अवाणी लौंग देखिए पादप के अपना उन स्थान पर, यानी अवाणी लौंग का इंग्लिश क्या होता है? नहीं, रुको, लिकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, इसका एक मिनट, टोनोप्लास्ट की लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट इसको कहते हैं, हमारा यहाँ लिकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बोला जी? ठीक है, लिकोप्लास्ट सही बोले हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले? हाँ नहीं सुने बता रहे। तो क्या बोले हैं? अवाणी लौंग। अवाणी लौंग हम लोग क्या कहते हैं? लिकोप्लास्ट कहते हैं। अवाणी का मतलब क्या मालूम चले भैया? बिना किसी रंग का, ठीक ना? ये क्या होता है? रंगहीन होता है। और ये बोलिए अपना स्पेशली उन पार्ट में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, जैसे जड़ में, भूमिगत तना में, ठीक है, जड़ में, भूमिगत तना में, यानी कि ये वहाँ पर पाया जाएगा अवाणी लौंग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो बताइए जड़ में सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा कि नहीं श्यामू? बहुत तारी बेटी बोले जब पहुँचता है तो फिर वहाँ पर अवाणी लौंग कैसे पाया जाएगा? वहाँ नहीं ना पहुँचता है बाबू, जड़ में नहीं। बहुत सुंदर। तो आप बताइए भवन ना जड़ बोले हैं, रूट बोले हैं, रूट। तो बताइए भूमिगत तना में सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा कि नहीं? बहुत सुंदर। ये बताओ भूमिगत तना का मतलब हुआ कि भूमि के अंदर तो में सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचा दे? बड़ी छमाला बा। चलिए कोई बात नहीं। अरे कैसे हो कालू राम, कैसे हो? बड़ा मुँह छेट रहे हो, मूछ पर ताव इस तरह से मत दिया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम लोग जस्ट बात किसकी अब हम कर रहे हैं, तो अवाणी लौंग बोले है ना। अब बात करें अवाणी लौंग। ये पहले बताइए अवाणी लौंग का इंग्लिश क्या होता है? आप बताइए रवि जी। हाँ, अवाणी लौंग का इंग्लिश क्या होता है रे बाबा? नहीं रुको ना। हाँ, बहुत सुंदर। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट ने तोड़ देंगे। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये जो बात बोल रहे हैं ना इंग्लिश, आप लोग बार बार इसलिए ध्यान दिलवा रहे हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इसको पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। इंग्लिश नाम दे देगा वहीं बोलिए कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। तो इसलिए जो बोलते हैं इसका इंग्लिश के साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ध्यान रखें। तो देखिए सही बात है। अब देखिए हम एक चलिए उसके बाद में बात किए हैं। अब देखिए जस्ट बात हम लोग और ये अब देखिए अब जस्ट हम लोग अगला जस्ट बात किए हैं। अब देखिए जस्ट हम लोग अगला बात किए हैं किसकी? तो वाणी लौंग। तो वाणी लौंग ये जानते हैं ये अपना क्या होता है? रंगीन होता है। वाणी लौंग कैसा होता है? कलरफुल होता है। ये भैया का जी फूल में, बीज में, ठीक है, फूल में, बीज में, फल में, ये सब अपना का चीज वाणी लौंग पाया जाता है। तो वाणी लौंग बहुत होता है। वाणी लौंग किसका लगा होता है? पिलाना, ठीक है। क्या होता है? पिलाना, यानी पीला, लाल और नारंगी। पीला, लाल और नारंगी। तो वाणी लौंग का रंग कैसा होता है? पिलाना, ठीक है। वाणी लौंग का रंग कैसा होता है? पिलाना, पीला, लाल और नारंगी। क्रोमोप्लास्ट। बहुत बढ़िया। कोई समस्या नहीं ना? 0% भी नहीं ना?
अब बहुत बढ़िया। अब जानते हैं एक क्वेश्चन ये आता है कि पादपों को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? हाँ, ये फॉस से ना हुए, बहुत बहुत हाँ, फाइकोसाइनिन। बहुत सुंदर। कौन बचाता है? फाइकोसाइनिन। कोई समस्या नहीं। अब देखिए हम लोग का क्या बोले, कोशिका के मुख्य अंग में अपने एक बचे हुआ राजधानी बचा हुआ है। केंद्रक बचा। हाँ राजधानी, तो पहले राजधानी के बाद में केंद्रक। तो राजधानी देखिए, राजधानी में ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखिए राजधानी बस आप लोग ही समझ जानते हैं, ये पौधे का एक तरह से बोले निर्जीव पार्ट होता है, इसे टोनोप्लास्ट नाम से, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हाँ बिल्कुल क्या है, पौधे में जल को संयोजन को बनाए रखता है। बिल्कुल जंतुओं में कम, जबकि पौधों में सबसे ज्यादा। और देखिए अब हम बताते हैं जंतु में कम, पौधों से नहीं बताया। राजधानी पहला बात जो है किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है, एकदम कोई समस्या नहीं। अब होता क्या है, राजधानी आपको देखिए करेगा कुछ नहीं। ये एक तरह से बोले इसके तो पहले निर्जीव पार्ट है, ये क्या करेगा, स्पेशली बोले जल के लिए बना कर रखेगा। ऐसे टोनोप्लास्ट नाम से जाना है, टोनोप्लास्ट नाम से जाना जाता। अब जानते हैं हम लोग कोशिका का मुख्य पार्ट पढ़ने वाले केंद्रक, ठीक है। आप देखिए कोशिका का क्या पढ़, देखिए जितना पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन लगभग बार बार पूछा जाता है, लगभग क्या बार बार एग्जाम में एक नया क्वेश्चन डाल ही जाता है। आ केंद्रक उसका ही एक पार्ट है। तो चलिए बहुत बढ़िया। ओपी क्या हाल है? केंद्रक की, केंद्रक की जब बात करते तो केंद्रक जानते हैं ये क्या है? केंद्रक बोलिए कोशिका का सबसे मुख्य भाग है। क्या बोले, केंद्रक जो है क्या है? कोशिका सबसे मुख्य भाग है। केंद्रक कोशिका का सबसे मुख्य भाग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए केंद्रक की बताइए, केंद्रक खोज कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। बहुत क्या बोले हैं? हाँ हो सकता है, डेट हमें नहीं मालूम है। 1881 बोले तो हो सकता है, डेट हमें नहीं मालूम। अब देखिए क्या बोले हैं, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन अपना 1881 अपना करते हैं। केंद्रक जो अपना जानते हैं ये क्या है? कोशिका का सबसे मुख्य अंग है, ठीक ना। कोशिका का सबसे मुख्य अंग कौन है? तो केंद्रक ही है। और कह दे कि कोशिका का मुखिया कौन है? केंद्रक ही है। अब देखिए केंद्रक किसका बना होता है? तो केंद्रक अपना डीएनए तथा डीएनए तथा प्रोटीन का, ठीक है। केंद्रक किसका बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का। बहुत बढ़िया। तो देखिए हाँ क्या चीज, केंद्रक में लिपिड, केंद्रक की हम बात कर रहे थे। हाँ देखिए केंद्रक हम ही बोले हैं कि भैया क्या बोले हैं, केंद्रक क्या बोलिए, केंद्रक खोज अपना रॉबर्ट ब्राउन किए हैं। केंद्रक क्या है कि अपना बोलिए कोशिका का सबसे मुख्य भाग अपना केंद्रक ही है। अब ये केंद्रक करता क्या है? देखिए जो भी अपना मृत कोशिकाएं हैं, ठीक ना, उन्हें ये भी नष्ट करता है, ठीक है। क्या बोले हैं, जो भी मृत कोशिका उन्हें नष्ट करता है और नया कोशिका का निर्माण भी अपना केंद्रक ही करता है, ठीक है। जो भी अपना नया कोशिका उसका भी निर्माण कौन करता है? केंद्रक ही करता है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए मजे वाली बात क्या आती है, तो अब देखिए यहीं पर आपका मजे वाली बात यह आता है कि केंद्रक में ही जानते हैं अपना एक क्रोमोटीन पाया जाता है, ठीक ना। केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोटीन पाया जाता है। तो क्रोमोटीन का अपना नामकरण अथवा खोज कौन किया है? क्रोमेटिन के एक फ्लेमिंग, ठीक है। क्रोमोटीन का नामकरण खोज कौन किया है? फ्लेमिंग किया है। अब देखिए इसमें मजा क्या आता है, देखिए जब क्रोमोटीन बोलिए अपना जब सिकुड़ जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्रोमोटीन मान लीजिए इतना लंबा है, कितना इतना लंबा है। अब क्या हुआ भैया, सिकुड़ गया और इसका छोटा हो गया। तो जब छोटा होगा तो मोटा हो ही ना जाएगा, जब छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? मोटा हो ही जाएगा। तो भैया जब छोटा और मोटा हो गया तो इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अरे हंस कह रहे हैं, बहुत यही होता है। तो उसको कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र पर भी कभी आप लोग को विशेष चर्चा करते बताइए, थ्योरी बताइए कल गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? बहुत सुंदर। हाँ बोला, का नामकरण आप बोले। हाँ क्या क्या बोला? बहुत सुंदर, वाल्डेयर, बहुत बेहतरीन, वाल्डेयर, ठीक है। तो गुणसूत्र का खोज कौन किया जी? नामकरण मार के तुरंत तोड़ देंगे। नामकरण किया है तो गुणसूत्र का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मिशर नहीं किया है, ठीक है। डीएनए का खोज कौन किया है? डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर किया है, जबकि गुणसूत्र का खोज हाफ मिक्सचर किया है, ठीक है। गुणसूत्र का खोज किसने किया है? हाफ मिक्सचर किया, नॉट फ्रेडरिक मिशर। वो गलत हो गया। तो क्या एक ही में क्या कर दोगे भाई? है ना, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट हम लोग टू द पॉइंट वाली अपनी बातें किसकी कर रहे हैं जी? केंद्रक की ना। तो देखिए क्या बोले, केंद्रक में क्या बोले? क्रोमोटीन पाया जाता है। हाँ ठीक है, क्रोमोटीन। तो ये बताइए गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है?
क्रोमेटिन से। अब यही देखिए गुणसूत्र अपना हो गया। अब जानते हैं गुणसूत्र में ही जानते हैं अपना एक छोटा सा महीन पतला ऐसा, ठीक ना, अपना क्या बोलिए कि अपना एक धागा होता है, उस धागा क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत सुंदर, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जानते हैं मजा का बता, जब डिजिटल बोर्ड होता है ना, जब उसको बना के दिखाते ना, अच्छा बड़ा उसमें सेट रहता है ना, उस समय बहुत मजा आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के बाद में क्या होता है, ओह ठीक है बहुत क्या बोला जी, भैया मैट्रिक्स में गुणसूत्र में आके मिल जाता है दो देखिए वही नहीं देखिए बता रहे, जब गुणसूत्र कीजिए, जब गुणसूत्र अपना हो गया ना, जब दो गुणसूत्र आके इसे मिल जाए, नहीं 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 सुन बता रहे हैं, वो तो अपना ये हो जाएगा, ये क्रोमनीटा हो जाएगा। हाँ मैट्रिक्स की जानते हैं क्या हुआ, मैट्रिक्स बोलिए जो अपना गुणसूत्र में जो अपना गाढ़ा भाग हुआ ना, उसका गुणसूत्र का जो गाढ़ा भाग है उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जब यही मैट्रिक्स अपना जब बोलिए दो अपना जब धागा जैसा ये बन जाएगा, ठीक ना, इसको क्या बोलिए कुंडलिनी धागा जैसे, नहीं पतला धागा जैसे बोलिए कि अपना इस तरह से जुड़ जाता है। हाँ इस तरह से जो डॉक्टरवा का नहीं देखते, जो डॉक्टर का चिन्ह होता है ना, लगभग उस टाइप का है, लगभग उस टाइप का क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, ऐसे ऐसे करके, हाँ वही ना जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। उसका भैया 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होता है। किसका 34 एंगस्ट्रॉम किसका मैट्रिक्स का, नहीं वो धागा का है शायद, उसका ना अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं जान पा रहे, अभी नहीं जान पा रहे। तो देखो उसमें क्या होता है कि भैया जब वही बोलिए अपना कुंडलिनी धागा जैसा बन जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमनीटा, क्रोमनीटा कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमनीटा कहते हैं। और जब दो क्रोमनीटा जहाँ एक ही जगह मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। जब दो क्रोमनीटा एक ही जगह मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। कोई समस्या नहीं, मजा आया नहीं, बहुत सुंदर। तो अरे हमारा तो मजा आया, आप लोग मजा आया कि नहीं आया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए पढ़ना है ना। चलिए आइए, तो देखिए जब डीएनए और आरएनए की देखिए जब पढ़ने की बात होती है तो क्या जस्ट अपना टू द पॉइंट वाली क्या बात है जी, डीएनए। पहले डीएनए क्या है जरा ये हमें बताइए तो, डीएनए क्या है। डीएनए जो है वो अनुवांशिक मतलब क्रियाओं का एक मतलब कहिए भी, जहाँ से अनुवांशिक क्रियाओं का प्रारंभ होता है वो डीएनए से ही ना होता है। बहुत देखिए डी, ठीक है, देखिए डीएनए यानी कि बोलिए कि एक ऐसा, ठीक है डी, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, डीएनए बोलिए अपना क्या चीज़, मानव शरीर में अपना एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक ना, यानी कि जो भी अनुवांशिक जो भी अपना जानकारियाँ मिलती है, जो भी लक्षण या गुण होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं अपना क्या चीज़, उसी को डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलॉग में, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरितलॉग में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात क्या बोलते हैं डीएनए, तो डीएनए को अपना जानते हैं, डीएनए को अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड किया गया है। डीएनए का मेरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, और देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपना क्या चीज, उसको न्यूक्लियोटाइड में बांटा गया है, ठीक है। डीएनए अपना या अथवा पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपना एक ही हो गया, एक ही हो गया ना। क्या बोले कि डीएनए क्या है भैया, मेरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो अच्छा तो एक बात है, डीएनए की इकाई क्या है जी, डीएनए की इकाई जीन है, जीन है, वही मतलब जेनेटिक्स मतलब आधार वही जेनेटिक्स। हाँ बिल्कुल। तो क्या बोले हैं कि डीएनए की कही तो अपना जीन हुई है, तो डीएनए अपना क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से अपना छोटा आते हैं क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से कहाँ आते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बेस और बहुत सुंदर, न्यूक्लियोटाइड से एक अपना न्यूक्लियोसाइड और एक अपना फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। तो देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है इसको ध्यान दीजिए, इसका क्रम देता है सजाने के लिए। इसका कभी कभी एग्जाम क्या करता है कि क्रम दे देगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ, फिर अपना न्यूक्लियोटाइड हुआ, और न्यूक्लियोटाइड को अपना एक जगह न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, दो मार करवा दो, कहा गया, क्या बोला है, बहुत बढ़िया। तो यही बता कि अपना क्या हो गया रे बाबा, तो बहुत बढ़िया, क्या बोले हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला है जी, अरे बोलिए तो सही, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिए हैं, हाँ देखो सब लोग लग रहा है सुना ही नहीं। ये क्या हो गया रे बाबा, ये मेरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया गया है, इसको अपना कर दिया गया न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, क्या कर दिया गया है, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको भैया यहाँ पे एक अपना कर दिया है न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है, क्या कर दिया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में, और किसमें कर दिया जाएगा, फॉस्फेट में, ठीक है, किसमें, फॉस्फेट में। अब देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है इसको अपना दो पार्ट में, ठीक ना, क्या बोले हैं, बेस एंड शुगर, ठीक है, क्या बोला है, बेस, बहुत
हाँ बेस मैंने 4 बेस में क्षार, ठीक है, क्या बोले हैं, बेस और शुगर में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मजे की बात क्या है, यहाँ तो हम लोग अपना डीएनए देख लिए ना, अरे बोलिए तो सही, देख लिए एकदम, देख लिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या मजे की क्वेश्चन अब यहाँ से क्या आता है, एक क्वेश्चन आपका यही दे देगा जो बोले डीएनए के बारे में बोले हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्या बोले हैं कि डीएनए अपना कहाँ पाया जाता है, यही देगा। फिर अपना ये पूछेगा कि डीएनए क्या आता है, भाई हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड को किस किस पार्ट में बांटा गया है, इसका क्रम दे देगा कभी सजाने के लिए, ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या करेगा, क्रम दे देगा सजाने के लिए। अब देखिए क्या करता है डीएनए से अब और अन्य प्रकार का कैसे क्वेश्चन पा जाएगा। तो देखिए डीएनए में यही जो हम लोग बेस देख रहे हैं, जानते हैं डीएनए में अपना 4 बेस होता है, ठीक है, डीएनए में कितने बेस, 4 बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो अब देखिए टू द पॉइंट मजे की बात क्या है, जो अपना एडेनिन है, ठीक ना, क्या बोला है, जो एडेनिन आता था, जो अपना थाइमिन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या बोला है, एडेनिन और जो थाइमिन होता है इसमें क्या बोला है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और यही जो क्या करेगा मेरा गुआनिन तथा साइटोसिन, इसमें मेरा क्या चाहिए, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात टू द पॉइंट वाली बात क्या किया जाए, डीएनए बोलिए नहीं, और तो एक बात बताइए, तब डीएनए का खोज कौन किया है जी, बहुत सुंदर, डीएनए खोज कौन किया है, फ्रेडरिक मिक्सचर। जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने। अब यही अगर जस्ट मेरा क्या कह देगा, बहुत सुंदर, डीएनए परीक्षण को किसने दिया है, ना अलग अलग डीएनए परीक्षण को कौन दिया है जी, तो एलेक्स जेफरिस दिया है, ठीक है, डीएनए परीक्षण कौन दिया है, एलेक्स जेफरिस दिया है। और जब यही मेरा क्या कह देगा कि डीएनए संश्लेषण कौन दिया है, कर्नबर्ग, ठीक है, डीएनए संश्लेषण का खोज कौन किया है, कर्नबर्ग। कोई समस्या नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम कौन किया है, हरगोविंद खुराना। अब बात क्या किया जाए आरएनए की, अब किसकी बात किया जाए रे बाबा, आरएनए की। तो देखिए जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, अपना पढ़ लिए ना, तो डीएनए में देखिए थोड़ा 2-4 क्वेश्चन लीजिए, तो ये बताइए डीएनए से डीएनए, अब डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए को क्या क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए को क्या बोलते हैं, रिप्लिक्शन। और यही जस्ट मेरा क्या कह दे कि भाई यार डीएनए टू प्रोटीन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। कोई समस्या नहीं। अब हम लोग जानते हैं डीएनए का एक छोटा भाई है आरएनए, ठीक है, डीएनए का भाई अपना क्या है, एक है आरएनए। तब देखिए जब बात करते हैं भैया आरएनए की, तो आरएनए बहुत सुंदर, तो आरएनए का निर्माण बताइए। डीएनए का कार्य में एक है कि प्रोटीन संश्लेषण पूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, दोनों एक दूसरा के अपोजिट है, इसको बोल लेंगे तब बोल देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आरएनए की। तो देखिए जब आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए का निर्माण कहाँ से होता है, डीएनए से ही। बहुत सुंदर, आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। और बाद में बोलिए बंदा अपना क्या चाहिए अलग अपना साइड पकड़ लेता है। तो जब आरएनए में बात करते हैं तो आरएनए में कितना बेस पाया जाता है, एक बेस, कौन, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल, बहुत सुंदर, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल। किसके स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर, ठीक है, किसके स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें क्या करते हैं, आरएनए बोले हैं ना, बिल्कुल। अब एक देखिए 1 लाख का क्वेश्चन यहीं से आता है, आरएनए कितने प्रकार का, 3 प्रकार, कौन कौन, बहुत आरटीएम, ठीक है, आरटीएम, आरसीएम मार्केट का नाम सुना है, अरे नहीं कहते थे आरसीएम बाजार, अपने टाइम बोले बहुत फेमस हुआ था, तो वही आरसीएम ना करके उसका बेटा बना लेना आरटीएम, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसी तरह से आरसीएम के बाद में कौन आया था, आरटीएम आया था, ठीक है। यानी कि डीएनए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अरे सॉरी आरएनए, ठीक है, हाँ, आरएनए कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार, कौन कौन, आरटीएम, ठीक है। आरटीएम सब एक से क्या हो जाएगा, आर से रिसीवर, टी से ट्रांसफर, एम से मैसेंजर। तो रिसीवर भैया क्या करता है, जरा ये बता दीजिए आप लोग। बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्या करता है, ये अंदर सूचना प्राप्त करता है कि भैया किस अमीनो अम्लों को क्या चाहिए, कहाँ पर किस अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण करना है और किसका नहीं करना है। और यही जब बात करते हैं टी से ट्रांसफर क्या करता है, ये क्या करता है, अमीनो अम्लों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है कि भैया किसका प्रोटीन, इसका प्रोटीन संश्लेषण कहाँ कराना है, कहाँ नहीं। और आरटीएम, एम से अपना क्या हो जाएगा, मैसेंजर। ये क्या कहता है, ये भैया सूचना देगा, ठीक है, ये क्या करेगा, सूचना देगा कि तुम इसको करो या फिर इसको मत करो। कोई समस्या
नहीं। अब जानते हैं थोड़ा सा देखें हम लोग डिफरेंसेस क्या देख लें। RCA तो DNA और RNA में अंतर देख लें। क्या बोले हैं, DNA और RNA में क्या कर ले हैं, अब थोड़ा हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो देखिए जब DNA और RNA में हम लोग अंतर देखते हैं तो DNA में हम लोग देखते हैं DNA का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत सुंदर। DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, और RNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्या बोल रहे हैं, हाँ DNA, हाँ एक अपना बोलिए, दो अपना बोलिए। अब देखिए अगला टू द पॉइंट वाली क्या है, हाँ अगला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, ओहो बहुत बढ़िया, हाँ ओहो ठीक है बहुत। हाँ अब क्या बोले हैं कि DNA भैया अपना 4 पाया जाता है, हाँ 4 पाया जाता है, जबकि RNA में सिर्फ और सिर्फ अपना एक यूरेसिल। बहुत बढ़िया। अगला टू द पॉइंट क्या हो ही ना गया। अब देखिए एक और क्या क्वेश्चन आता हो, DNA RNA में हो गया, हाँ एक और ले लीजिए। नहीं देखिए DNA RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, जबकि DNA का क्या कार्य है कि भैया प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, ठीक है। यानी कि जो बोले DNA करेगा उसके अपोजिट RNA करेगा, और जो RNA करेगा उसके अपोजिट DNA करेगा, कोई समस्या नहीं। तो DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। ना और वो तो डिफरेंस है, बोल रहे हैं DNA RNA में अंतर कर रहे हैं। DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, और RNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव में DNA किसका बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का, जबकि RNA किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का। और यही जस्ट क्या कहते हैं कि DNA, ठीक ना। तो DNA में भैया 4 क्षार, जबकि RNA में 1 क्षार, ठीक है। जबकि DNA में क्या बोले 4 क्षार, जबकि केंद्रक में 1 क्षार। अरे यार RNA में 1 क्षार, हमारा ध्यान अभी तक कहीं और चला गया है, कहा वो छोड़ दो उस बंदे को। बहुत बढ़िया। अगला टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए DNA क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जबकि RNA प्रोटीन का संश्लेषण, बहुत बढ़िया, जबकि RNA प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन किसी का नहीं छूटना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या बोल रहे हैं, तो देखिए अब देखिए जस्ट हम लोग टू द पॉइंट वाली बात भैया बोल रहे हैं इसकी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब अंतर करते हैं तो क्या भैया, पादप कोशिका में क्या चीज लॉक पाया जाता है, बहुत सुंदर, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और यही जस्ट क्या करेंगे, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, ठीक है। पादप कोशिका आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का वृत्ताकार होता है। बहुत बढ़िया। और यही जस्ट हम अगला जस्ट ये बोल देते हैं, बहुत सुना, यही जस्ट अगला हम ये बोलते हैं कि भैया तारक है पादप कोशिका में होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में होता है। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन क्या, कोशिका भी तो बोलिए दिए ना, बिल्कुल बहुत सुंदर। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंस में अपना यहीं पर स्टॉप या फिर बोलिए समाप्त करते हैं। अब सुन लीजिए आप लोग का कल का होमवर्क क्या है। तो कल का होमवर्क देखिए आप लोग का ये रहेगा, कोशिका विभाजन, ठीक ना। कोशिका विभाजन से लेकर के, ठीक है, क्या बोले, कोशिका विभाजन से लेकर के आप लोग क्या कीजिएगा कि, हाँ कोशिका विभाजन से लेकर के आप लोग क्या कीजिएगा कि जैव विकासवाद, ठीक ना, जो जैव विकास है इतना तक पढ़ कर आ जाइए। कोई समस्या, जैव विकास, हाँ जैव विकास पूरा पढ़ लीजिएगा। यानी कि अनुवांशिकी से पहले तक बहुत कम दिए हैं, आराम से पढ़ लीजिए। हाँ आपको भी देखिए फ्रेंड्स वही बोल रहे हैं कि अपना क्या करना है कि कोशिका, हाँ और क्या बोले हैं कि कोशिका विभाजन और जैव विकास के सिद्धांत, ये दोनों चैप्टर आपको ही पढ़ के आना है। ये तो रहा बोल रहे, ये तो मेरा किस में रहा, हाँ साइंस में। अब देखिए बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो देखिए ज्योग्राफी में आप लोग क्या पढ़ना है, थोड़ा उसको सुन लीजिए। ज्योग्राफी में ना जी, हाँ तो देखिए ज्योग्राफी में आप लोग ये पढ़ कर आइएगा कि कल आप लोग एक काम ये कीजिए कि सुनिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपना पूरा पढ़ लीजिएगा। आप प्लस में क्या कीजिएगा कि टोटल चट्टान पढ़ के आइएगा, ठीक है। प्लस में क्या कीजिएगा, अच्छा चट्टान भूकंप सब रख दें क्या, केवल चट्टान ही, चलिए ठीक है। तो कल क्या करना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्लस में चट्टान आप सभी लोग पढ़ कर आना। आपको भी फ्रेंड्स बिल्कुल
आपको भी बिल्कुल देखिए डियर क्या, हाँ सॉरी डियर व्यूवर्स, देखिए आपको भी यही करना है। अब देखिए दूसरा ये बात बोल रहे हैं, आप लोग देखिए मेहनत जम कर कीजिए, आप मेहनत करने में थोड़ा सा कोताही मत कीजिए। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म कब आएगा इस चीज़ को बिल्कुल आप भूल जाइए, फॉर्म कब आएगा इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि हमारी तैयारी हम कितना बेहतरीन से बेहतरीन कर लें, ताकि कभी भी फॉर्म आए, 2 माह में आए या फिर बोलिए अपना कहीं 4 माह में आए, उस टाइम हम निकाल लें। फॉर्म आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात एक ये है कि खुद को लिए प्रिपेयर कर लेना। नहीं तो वही वाला बात हुआ कि भैया 10 बार से फॉर्म आ रहा है और बस केवल फॉर्म का इंतजार कर रहा है, बोलिए एग्जाम निकल नहीं रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखिए क्या तैयारी अपना बिल्कुल मजबूत रखिए, इसमें नो डाउट। और तैयारी अगर अपना बेहतरीन रखते हैं तो ये गारंटी बोलते हैं आपको एक दिन जरूर से जरूर आपको जरूर काम देगा। चलिए तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से जय हिंद, जय भारत।